वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक चल रहा है रिसेंट इंडिया में संगम युग। और संगम युग में आज हम पढ़ेंगे चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। जो सबसे पहला स्टेट हमारे पास जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है चेर। ठीक है, चेर के बारे में सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर हम चेर की लोकेशन देखें कि चेर जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा जो पांड्य क्षेत्र है उसके पश्चिम और उत्तर में। ठीक है, यानी चेर की लोकेशन क्या है, पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में आपको मिलेगा चेर राज्य। समझ पा रहे नहीं? हाँ। और अगर हम देखें, जैसे अगर आज के समय के हिसाब से इसकी लोकेशन देखा जाए तो आज के समय के हिसाब से इसकी लोकेशन है केरल में। ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी है वो है वांजी, या फिर उसका जो दूसरा नाम है वो है कुरुयूर। यहाँ पे इसकी राजधानी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, राजधानी इसकी है वांजी, या फिर इसका दूसरा नाम है, लिख देता हूँ यहाँ पे, कुरुयूर। तो ये इसकी राजधानी है, वांजी कह लो या कुरुयूर कह लो। इसकी एक दूसरी राजधानी भी थी जिसको जो है तोंडी के नाम से भी जाना जाता है। चेर में अगला पॉइंट आपको याद रखना है इसका राज चिन्ह जो कि है धनुष। धनुष इसका राज चिन्ह है। ये बेसिक बातें हैं, देखो लिखा भी हुआ है, चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष बाण। तो ये बेसिक बातें हैं, कम से कम इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, संगम साहित्य से सबसे ज़्यादा जानकारी चेर राज्य की ही प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम चेर शासक उदयनजेरल था। इसकी उपाधि महाभोज उदयनजेरल थी। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य तथा उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। इनका प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ईसा की पहली शताब्दी के फुगलुर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। कहा जाता है उन्होंने अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, इन्होंने एक अगस्टस का मंदिर भी बनवाया है। चेरों के सबसे महान जो राजा थे इनका नाम था शेनगुट्टवन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात, जिन्हें लाल चेर या अच्छा चेर भी कहा जाता था। शेनगुट्टवन ने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की। भैया इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। वह कौन सा चेर राजा था जिसने पत्नी पूजा शुरू करी, पत्नी की पूजा? तो वो है कौन? वो है शेनगुट्टवन, चेर शासक है। ठीक है, वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाला भी पहला व्यक्ति था। और इसका एक अन्य जो महत्वपूर्ण राजा है वो है उदयनजीरल। ये भी चेर से ही संबंधित है। तो उदयनजीरल भी, इसका भी संबंध किससे है? चेर शासकों से है। तो इतना जो है आपको इसमें ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें और कुछ भी याद रखने वाली चीज़ नहीं है जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो हमारे पास राज्य है वो है चोल। अगला जो राज्य है साथियों हमारे पास है चोल। चोल राज्य कहाँ स्थित है? ये है पेन्नार तथा वेलार नदियों के बीच में। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य तथा उत्तरी भागों को नियंत्रित किया। बेसिकली तमिलनाडु के क्षेत्र में इनका अधिकार था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र जो था वो कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना गया, चोल मंडलम। उनकी राजधानी है वो है उरैयूर। ध्यान रखना, इनकी राजधानी क्या है? उरैयूर है। और चोल में जो अगली चीज़ आपको याद रखनी है, राजधानी मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज़ में ध्यान रखनी है वो है इनका राज चिन्ह। लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे नीचे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इनका जो राज चिन्ह है वो है बाघ। ठीक है ना, इनका जो राज चिन्ह है वो क्या है? बाघ या चीता। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। करिकाल ने कावेरीपत्तनम तथा पुहार नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाया। चोलों के पास एक कुशल नौसेना थी, यानी कि नेवी बहुत बढ़िया थी। चोल राजाओं में राजा करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है,
फत्तने पापले में उसके जीवन तथा सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। आप इसको बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक मूवी आई है अभी कुछ समय पहले, PS1 और PS2, है ना। तो पोन्नीर सेल्वम करके जो मूवी है ये चोल राजाओं के बारे में ही जानकारी देती है, करिकालन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आगे देखिए। विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में वेणी के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरीपत्तम शहर की स्थापना की, ध्यान रखना, ठीक है, और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनाया। इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे काम कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं करिकाल। ठीक है, इसमें इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारे पास क्षेत्र है वो है पांड्य। ठीक, पांड्य के बारे में देख लो। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। पांड्यों ने मदुरई से शासन किया। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, ध्यान रखना, जो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ थप्पर पराड़ी के संगम के पास स्थित थी। पांड्य वंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया तथा संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। इस वंश के शासकों ने एक नियमित सेना रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है, कि मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य को या किस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया, तो आप आंसर करोगे पांड्य। समाज में विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इस राज्य में ब्राह्मणों का प्रभाव काफी ज्यादा था तथा ईसा की शुरुआती शताब्दी में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। कालभ्रष्ट नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का क्षय हुआ। नल्लिव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। चलिए, ठीक है, तो ये हुए हमारे इसके इंपॉर्टेंट जो है, जो राजा वगैरह हैं उनके बारे में हमने बात करी। थोड़ा सा इनका व्यापार और जो है प्रशासन उसको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे। देखो, संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। उदाहरण के लिए चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली, चेरों के लिए धनुष। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिसे 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। इस महासभा में कौन कौन शामिल होता था? मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति, गुप्तचर, ये सभी सम्मिलित होते थे। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था तथा प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राजा की आय का प्रमुख स्रोत राजस्व था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। ठीक है, युद्ध में लूटी गई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था। डकैती व तस्करी को रोकने के लिए सड़कों तथा राजमार्गों की उचित व्यवस्था की गई थी। धर्म की अगर हम बात करें तो देखो जरा, परंपरा के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण में उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति मूल्यों का प्रचार किया। मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को लेकर कौन गए? अगस्त्य ऋषि। संगम काल में मुरुगन, विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम तथा कृष्ण की उपासना की जाती थी। मुरुगन तमिल देश के सबसे प्राचीन तथा सर्वप्रमुख देवता थे। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है, जो भगवान मुरुगन से संबंधित अनेक त्योहारों का संगम साहित्यों में उल्लेख किया गया है। संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। मतलब योद्धाओं की पत्थर की मूर्ति बना करके उनकी पूजा होती थी। इसके अलावा संगम युग में हमें बौद्ध तथा जैन धर्म का भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। ठीक है, हस्तकला में बुनाई, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज, मोतियां, हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना, ये सब संगम युग की विशेषता है।
सूती तथा रेशमी कपड़ों की कताई तथा बुनाई में उच्च विशेषज्ञता हासिल थी संगम युग में लोगों को। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरैयुर में बने हुए सूती कपड़ों की मांग थी। पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इसी बंदरगाह से प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह जो थे वो थे तोंडी, मुशरी, कोरकई, अरिकमेडु तथा मरक्कानम। अगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने तथा चांदी के सिक्के तमिलनाडु के हिस्सों में पाए गए हैं, जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती वस्त्र, मसाले, काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी के साथ साथ हाथीदांत, मोती तथा बहुमूल्य रत्नों का भी व्यापार होता था। व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं में घोड़ा, सोना, चांदी तथा मीठी शराब फेमस थे। तो ये हुआ आज हमारा संगम युग पूरी तरह से समाप्त। ठीक है। अच्छा, इसमें जो देवता हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुरुगन, जो हमने ऊपर देखे ना, संगम युग के प्रमुख देवता मुरुगन, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो मुरुगन है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मुर्गा, और संभवतः मुर्गा से ही इनका नाम पड़ा है मुरुगन। ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।